इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और कितने आ गए हैं 13 पार्टिसिपेंट्स होता है। ठीक है, चलो हम ये बात कर रहे थे, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं। अगर मैं इसमें सब सोनिक फ्लूइड एंटर कराता हूँ, अगर सब सोनिक आएगा तो उसकी वेलोसिटी, क्योंकि अभी डाइवर्जिंग है, उसकी वेलोसिटी मजीद कम होगी। और अगर पॉइंट पे आ गए, मार्क नंबर यहाँ पे लेट्स से 0.8 था, तो यहाँ पे मार्क नंबर क्या होगा, 0.8 से भी कम हो गया होगा। मार्क नंबर ज्यादा होके 1 की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ पे मार्क नंबर कम, फिर अगेन यहाँ पे वो दोबारा ज्यादा होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो 1 अगेन नहीं हो पाएगा। तो 0.8 तक जाएगा या उससे थोड़ा कम रहेगा? हम सेम एरिया से लेंगे, क्योंकि बेसिकली एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि विद इन द नोजल, हम इन एंड कंडीशंस पे नहीं ले रहे, क्योंकि एंड कंडीशंस जो होती है ना, वो बहुत अफेक्ट हो रही होती हैं कि आपके पास एक्सटर्नल, लेट्स से यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होना है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना है, क्योंकि ओपन इनिशियली या जो भी मतलब बाहर प्रेशर है। तो एंड्स पे बिहेवियर को समझना थोड़ा डिफरेंट है, और हम उसमें खैर उस तरह इंटरेस्टेड नहीं होते, हम विद इन द नोजल इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास जो अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जो ये है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, कि ये मिनिमम एरिया है और ये मैक्सिमम एरिया। हमने देखा जब हम सब सोनिक फ्लो देंगे तो मार्क नंबर मजीद कम होगा। अगर मैं सुपरसोनिक देता हूं तो फिर क्या होगा, लेट्स से इधर मार्क नंबर में देता हूं 1.2, तो इस पे मार्क नंबर क्या होगा, तो 1 होना चाहिए। 1 से कम हो जाएगा। सुपरसोनिक फ्लो है। तो सुपरसोनिक में 1 होना चाहिए। सर कि नहीं सर, डायरेक्ट होगा रिलेशन। हाँ, सुपरसोनिक फ्लो है और अब ये एरिया बढ़ है तो इसकी वेलोसिटी मजीद बढ़ेगी। तो यहाँ जो मार्क नंबर है वो लेट्स से 1.4, वो 1.2 से ज्यादा होने की तरफ जाएगा, वो उससे कम नहीं होगा। तो ये इस मैक्सिमम एरिया पे कभी भी मार्क नंबर 1 नहीं हो सकता। अब इस मिनिमम एरिया को देखते हैं। यहाँ पे मार्क नंबर आपके पास अगेन लेट्स से 0.8 है, तो मार्क नंबर बढ़ेगा, स्पीड ज्यादा होगी, मार्क नंबर बढ़ेगा और वो 1 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 1 हो, पर वो 1 हो सकता है। पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सिमिलरली सर इस केस में सर, ये दूसरा जो केस है, ये वाला, नहीं दूसरे वाला सर, ये वाला, हाँ सर इसके जो मिडिल है इसमें मार्क नंबर 1 क्यों नहीं होगा सर, पीछे से सर? देखो, अगर हम दो तरह के फ्लोज दे सकते हैं, हम इसको मार्क नंबर 1 फ्लो नहीं दे रहे, हम इसको या सबसोनिक फ्लो देंगे या सुपरसोनिक फ्लो देंगे। ठीक है, नहीं सर, सेंटर तक आके वेलोसिटी ज्यादा मैक्सिमम होगी, उसके पास फिर डिक्रीज भी होगी या सेम ही रहेगी सर? ये समझ नहीं आ रहा। इस पे वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सबसोनिक फ्लो है तो जब ये फ्लूइड लेफ्ट टू राइट मूव करेगा यहाँ तक, उसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, और हमारा मार्क नंबर और जो था 0.8 वो मजीद कम होगा, तो वो मार्क नंबर 1 कभी नहीं हो सकता। इसमें अब आपके पास मार्क नंबर 1.2 है, यानी सुपरसोनिक फ्लो है। अब जब एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और मार्क नंबर आपका 1.2 के बियॉन्ड जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो हेंस अगेन यहाँ पे मार्क नंबर कभी भी 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे 1.2 है, 1.4 है और अगेन 1.2 हो रहा है मार्क नंबर इस केस में। और इस केस में क्या हो रहा है, मार्क नंबर 0.8 है, लेट्स से यहाँ पे वो 0.6 होता है, वो वापस यहाँ पे 0.8 हो रहा है। तो मार्क नंबर 1 कहीं भी नहीं हुआ। इसमें अलबत्ता क्या है, 0.8 है मार्क नंबर, यहाँ पे फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे मार्क नंबर 1 हो सकता है, अगेन जरूरी नहीं है कि हो, पर हो सकता है। और वापस लेट्स से वो मार्क नंबर 0.8 पे आ गया, यहाँ पे वो 1.4 पे आया, यहाँ पे वो 1 पे आया, और यहाँ पे वो, सॉरी इधर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 0.8 पे नहीं आएगा क्योंकि अब फ्लो यहाँ पे आके सुपरसोनिक हो गया, तो इसके बियॉन्ड मार्क नंबर इंक्रीज करने लग जाता है 1.4 लेट्स। सर 1 पे तो क्रिटिकल नहीं होता ना, सुपरसोनिक होता है सबसोनिक? हाँ, बट इट बिहेव्स मोर लाइक सुपरसोनिक।
क्योंकि बेसिकली इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि जो इंफॉर्मेशन है वो जो क्या कहेंगे डाउनस्ट्रीम ट्रेवल नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन। इस लिहाज से क्रिटिकल या सोनिक और सुपरसोनिक फ्लोज एक जैसे हैं। इन दोनों को नहीं पता कि आगे क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल नहीं कर पा रही। यहाँ पे जो वेव जनरेट हो रही है, अब क्योंकि फ्लूइड इतनी तेज स्पीड से आ रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन को पीछे ट्रेवल होने नहीं देगा। तो जो यहाँ पे फ्लूइड है उसको नहीं आइडिया कि आगे क्या प्रेशर्स है, आगे एरिया किस तरह चेंज हो रहा है, उसको वो इंफॉर्मेशन उस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह सबसोनिक। तो इस मामले में सोनिक और सुपर क्रिटिकल बिहेव सिमिलरली। इस मामले में दे आर डिफरेंट फ्रॉम सबसोनिक। ठीक है, तो जो 1 के बियॉन्ड है बिहेवियर, इट इज मोर लाइक सुपरसोनिक, क्योंकि इसको भी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही सही से। ऑलराइट, तो हेंस इससे हम कहते हैं कि जो मार्क नंबर हमने 1 अचीव करना है तो हमें लाजमी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो डक्ट है या नोजल है वो यूज करनी पड़ेगी। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग में मार्क नंबर 1 कभी भी अचीव हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की नोजल्स होती है जब हमने फ्लूइड को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना है, जिसकी एग्जांपल प्राइम एग्जांपल इज रॉकेट नोजल्स, उसमें हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल यूज करेंगे। जो मिनिमम एरिया है उसको हम थ्रोट कहते हैं, and whether the duct behaves as a diffuser or nozzle depends upon nature of flow entering, ये हमने डिस्कस कर लिया। मजीद कुछ लेट मी सी कितना चैप्टर रहता है। एक तो ये है, ये है, सर 20 स्लाइड्स रहती हैं स्लाइड्स लेकिन काफी है, तो हमें ये सैचुरेटेड जो है ना ये भी अभी कवर करना पड़ेगा, ये वाला टॉपिक। अगेन आइसेंट्रोप, अब हम सिर्फ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो डक्ट है ना या नोजल है उसमें आइसेंट्रोपिक फ्लो को हम मजीद डिस्कस करेंगे। Is it convenient to use isentropic stagnation state of the fluid as a reference state for compressible flow calculations? Stagnation state क्या होती है? जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, इसमें भी स्टैग्नेशन का मतलब वही है, लेकिन स्टैग्नेशन के साथ एक और हमने वर्ड यूज किया हुआ है, आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन। आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन का मतलब सिर्फ यही है, जब आपने फ्लूइड को स्लो डाउन करना है ना तो उसको आपने आइसेंट्रोपिकली स्लो डाउन करना है, आपने उसको बहुत ध्यान से कह लो स्लो डाउन करना है। जब उसको अपने रेस्ट में लाना है, आपने स्टैग्नेशन स्टेट के लिए आपको फ्लूइड को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। जब उसको रेस्ट पे लाओगे तो उसको आइसेंट्रोपिकली विदाउट एनी लॉसेस लाना है। अगेन इट इज एन आइडियल प्रोसेस, बट एक्चुअल प्रोसेस टू हम देखेंगे कि कौन सी रियल वैल्यू हम आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन स्टेट की जगह ले सकते हैं। जीरो वेलोसिटी है, स्टैग्नेशन कंडीशन डिनोटेड विद सबस्क्रिप्ट, हम सबस्क्रिप्ट डालेंगे। ये फ्लूइड इज ड्रॉन आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सही है। अब ये नोजल है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये फुल्ली आइसेंट्रोपिकली बिहेव कर रहा है, इसने आइसेंट्रोपिकली एयर इनलेट ली है, सारा करके यहाँ पे एग्जॉस्ट किया। अब आइसेंट्रोपिक कंडीशंस क्या होंगी? वैसे हमारे पास आइसेंट्रोपिक कह रहा हूं, सॉरी स्टैग्नेशन। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में स्टैग्नेशन क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? स्टैग्नेशन प्रेशर, ऐसे ही है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि हम देखते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैग्नेशन टेम्परेचर।
एंड स्टैग्नेशन डेंसिटी। हमारे एडियाबैटिक पास प्रोसेस। एडियाबैटिक प्लस फ्रिक्शनलेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। पर मैं कह रहा हूँ इसमें ना सिर्फ हम स्टैग्नेशन प्रेशर एक क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें स्टैग्नेशन टेम्परेचर भी है, क्योंकि फ्लो के दरमियान टेम्परेचर भी चेंज होता है, और स्टैग्नेशन डेंसिटी भी है क्योंकि डेंसिटी भी चेंज होती है। तो स्टैग्नेशन अगर मैं यूं एक सिस्टम बनाता हूं, तो किस पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं वो मैं एज स्टैग्नेशन वैल्यूज ट्रीट कर सकता हूं, और वो रेफरेंस वैल्यूज हैं, वो ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो। इनलेट। इनलेट, ठीक है, इनलेट से आप कह लो हम थोड़ा दूर चले जाते हैं जहां पे नॉर्मल एयर स्टेशनरी हो, ठीक है, क्योंकि नोजल जब एयर इनटेक करेगा तो वेलोसिटी समझ लो आसपास रीजन में भी थोड़ी वेलोसिटी इंड्यूस होगी, बट जब हम इससे सफिशिएंटली दूर चले जाएंगे तो एक ऐसी जगह आ जाएगी जिस पे वेलोसिटी जीरो है। बेसिकली हम स्टैग्नेशन को किस तरह देखते हैं? हम स्टैग्नेशन को वैसे तो इस तरह देखते हैं कि एक चीज मूव कर रही है और उसको मैं रेस्ट पे ला रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने रेस्ट से इस हवा को मूव किया, तो जब मैं इसको वापस रेस्ट पे लाऊंगा तब भी जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो वही होंगी जो ये प्रॉपर्टीज है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? वैसे मैं कहता हूँ स्टैग्नेशन स्टेट वो स्टेट है कि जब एक मूविंग फ्लूइड को मैं रेस्ट पे लाऊं और उसकी जो वैल्यूज होंगी प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी की, दैट इज स्टैग्नेशन। मैं एक ऑपोजिट इसको देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेसिकली मेरी एयर थी रेस्ट में और अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे एयर को अगर मैं आइसेंट्रोपिकली रेस्ट पे लाऊं, इस पॉइंट पे जो एयर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ पे फिर वेलोसिटी कुछ और है, डेंसिटी कोई और है, टेम्परेचर कोई और है, सिमिलरली इस पॉइंट पे कुछ और है। लेकिन इन तीनों पॉइंट पे जो एयर है इसको मैं अगर आइसेंट्रोपिकली रेस्ट पे लाऊंगा तो उसकी डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर वही होगा जो स्टेशनरी एयर का, क्योंकि वो इस पॉइंट से आइसेंट्रोपिकली एक्सेलरेट होके इस पॉइंट पे पहुंची है, फिर इस पॉइंट पे पहुंची है, फिर इस पॉइंट पे पहुंची है। क्योंकि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, इट इज रिवर्सिबल, मैं इसको ऑपोजिट ला सकता हूं, इससे मैं इस पॉइंट पे इसको ला सकता हूं, इससे मैं इस पॉइंट पे ला सकता हूं, और इससे इस पॉइंट पे ला सकता हूं रिवर्स करके। तो जब ये फ्लूइड, क्योंकि रेस्ट से मैं स्टेट पे आया हूं, तो जब इस फ्लूइड को भी मैं रेस्ट पे लाऊंगा तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी वही होगा जो ये है। क्लियर? यस सर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। तो ये स्टैग्नेशन स्टेट, और आपको पता है नॉर्म एयर की रेस्ट में स्टेट्स को डिटरमिन करना, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, इट इज वेरी इजी। तो ये एक ऐसी रेफरेंस वैल्यूज हैं जिनको हम बहुत आराम से डिटरमिन कर सकते हैं, और इसलिए इसको एज ए रेफरेंस वैल्यू हम ट्रीट कर लेते हैं। और अगर एक मूविंग है उसकी हमने स्टैग्नेशन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उससे करनी है अगर लेट्स से, तो हम जो पीटेड स्टैटिक ट्यूब थी हमारे पास उसके थ्रू, क्योंकि उसमें पता है फ्लूइड रेस्ट पे आ जाता है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर और डेंसिटी वगैरह अगर हम कर ले डिटरमिन, तो वो हमारे पास स्टैग्नेशन कंडीशंस आ जाती हैं। अगेन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कुछ हम मजीद करेंगे। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि PV पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, V और डेंसिटी आपको पता है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने डेंसिटी लिख दिया V के बजाय। अब क्योंकि एक ही फ्लूइड आइसेंट्रोपिक स्टेट में भी हम उसको एग्जिस्ट करवा सकते हैं और किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करवा सकते हैं,
तो जो ये कांस्टेंट है वो दोनों स्टेट्स के लिए सेम है, स्टैग्नेशन स्टेट के लिए या कोई और स्टेट के लिए। तो अगर हम इन दोनों, अगर हम एक बर्नौली इक्वेशन लगाएं, इसके लिए हमारे पास ये थी, हमने क्या निगलेक्ट किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी हमने निगलेक्ट की हुई है। नाउ यूजिंग P बाय क्या नाम है, डेंसिटी पावर के, ये इक्वेशन थी, इसको अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें, बेसिकली हम किस तरह यूज कर रहे हैं, जो डेंसिटी है ना, इससे मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो dP बाय डेंसिटी आ गया। ये डेंसिटी आ गया, ये डेंसिटी को मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, और इस डेंसिटी की जगह ना मैंने इस इक्वेशन के थ्रू जो बनती है ना, इस इक्वेशन के थ्रू डेंसिटी क्या वैल्यू बनती है, डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी को ये हटा दो आप, ठीक है, हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, डेंसिटी को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी पावर के डिवाइडेड बाय पी नॉट, और ये मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, ये यहाँ पे आ गए दोनों, और के है तो होल पावर 1 ओवर के, ठीक है। इस डेंसिटी जगह मैंने ये वैल्यू पुट किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगेन वेरी सिंपल जैविक मैनिपुलेशन, मैंने कहा आपको एक करके दिखा दूं, हम हर मैनिपुलेशन को नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक है मेरा स्टैग्नेशन पॉइंट और दूसरा विद इन द नोजल कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट। स्टार्ट में रैंडम पॉइंट से कर रहा हूं और एंड में स्टैग्नेशन पॉइंट पे कर रहा हूं, ठीक है। और एक स्ट्रीम लाइन है जो कि फ्लूइड को किसी भी स्टेट से स्टैग्नेशन स्टेट की तरफ लेके जा रही है, मैं उस स्ट्रीम लाइन को एनालाइज कर रहा हूं। और अगेन स्टैग्नेशन स्टेट से हर चीज को रिलेट करने का मकसद वो है क्योंकि स्टैग्नेशन स्टेट को डिटरमिन करना बहुत आसान है। तो एट अ गिवन पॉइंट आई हैव P प्रेशर एंड V वेलोसिटी, एट स्टैग्नेशन आई हैव P नॉट प्रेशर एंड 0 वेलोसिटी। ये भी डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। अब ये दोनों स्टैग्नेशन स्टेट्स की वैल्यू है और ये कांस्टेंट होंगी फॉर अ गिवन फ्लो, स्टैग्नेशन स्टेट की क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो इनको मैं इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकता हूं। और ये सिंपल डेरिवेटिव है, अब P की एक पावर है और उसी का डेरिवेटिव है, और ये dV ये d कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल। ये मैंने लिमिट्स पुट की हैं, पहले P नॉट पुट किया फिर P पुट किया, ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने फर्दर मोर इस इक्वेशन को दोबारा यूज किया, और किस तरह यूज किया, इसकी बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया, और ये 1 ओवर रो, आप देख सकते हैं कि जो ये है ना 1 2 3, जो ये है ये है, तो इसकी जगह मैं 1 ओवर रो पुट कर सकता हूं। 1 ओवर रो पुट कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं जिस तरह मर्जी चाहूँ मजीद इसकी फॉर्म्स बना सकता हूँ, इसकी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हुए। ये है PV, ठीक है। अगेन एक और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, P डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, बिकॉज V एंड रो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो दिस इज PV इज इक्वल टू RT, उसी जगह मैंने RT डाल दिया, R इज अ कांस्टेंट, वो बाहर चला गया। एक ये फॉर्म बना सकते हैं आप, मजीद KR डिवाइडेड बाय K माइनस 1 इज इक्वल टू CPT इज इक्वल टू, नहीं चलो एंथैल्पी। तो आप देख सकते हैं कि करते कराते ओवरऑल इक्वेशन को बड़ा एक सिंपल इक्वेशन में चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बट ये थर्मोडायनामिक्स में हमारे बहुत काम की इक्वेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे इतने काम की नहीं है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में वी आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रेशर,
टेम्परेचर, डेंसिटी, इस तरह की चीजें। फर्दरमोर यूजिंग मार्क नंबर इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय अंडर रूट KRT, इस इक्वेशन में, ठीक है, KRT, और उसको मजीद रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है टेम्परेचर की। आप देख सकते हैं T डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, स्टैग्नेशन T। ये नॉन डायमेंशनल इक्वेशन है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देख रहे हो कि हमारा नॉन डायमेंशनैलिटी पे हमेशा फोकस है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है। हमें हर फ्लो को अलग से एनालाइज नहीं करना पड़ता, मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा, अच्छा मेरे पास ये रेशियो अगर सेम है, या सिंपल मेरे पास अगर मार्क नंबर और K सेम है तो मेरे पास ये रेशियो सेम आएगी। ये वैल्यू डिटरमिन करना मेरे लिए बहुत आसान है। स्टैग्नेशन वैल्यू मैं उससे सिंपल मल्टीप्लाई करके T फाइंड कर लूंगा। इसी तरह आइडियल गैस लॉ को यूज करते हुए मैं डेंसिटी के, प्रेशर के लिए और डेंसिटी के लिए भी इस तरह की इक्वेशंस निकाल सकता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ मार्क नंबर और K का पता होना, विच इज स्पेसिफिक हीट रेशियो का पता होना जरूरी है। अगर समझे हम एयर ही जनरली ले रहे होते हैं तो उसके लिए K की वैल्यूज भी हमें पता होती हैं। इवन उस K की, K ऑफ एयर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी हमें पता है। तो सिर्फ मार्क नंबर एक ऐसी चीज रह जाती है जो हमें पता होनी चाहिए। ये बिहेवियर शो कर रहे हैं। मार्क नंबर यहाँ पे 0 है लेट्स से, और यहाँ पे सो दिस शोज कि एज फ्लूइड स्पीड्स अप उसका टेम्परेचर जो है, मार्क नंबर इस, ये 10 क्या, ये 10 है, ये यार मैं इसको जरा देखना पड़ेगा, ये 10 कैसे है। कंफर्म करना पड़ेगा। खैर इधर आप देख सकते हैं स्टेशनरी फ्लूइड का प्रेशर भी मैक्सिमम है और डेंसिटी भी मैक्सिमम है। एज इट स्टार्ट्स फ्लोइंग उसका मार्क नंबर बढ़ेगा, वो अपना प्रेशर भी लूज करेगा और डेंसिटी भी लूज करेगा। टेम्परेचर में शायद थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन है, ये ग्राफ जरा देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है। सर, हाँ सर बाकी सब तो ठीक है, पर स्पीड के साथ उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज या डिक्रीज होता है? अगर स्पेशली आपका आइसोट्रोपिकली हो रही है, इसका मतलब है कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा उसके अंदर, तो फिर क्यों टेम्परेचर में डिफरेंस आता है? क्योंकि आप देखें स्पीड के साथ कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स आ रहे हैं। आपको पता है जब चीज कंप्रेस होती है या एक्सपैंड होती है तो, और एडियाबैटिकली होती है स्पेसिफिकली, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता सही है। होगा। ओके सर। तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। मजीद इसके होपफुली कोशिश है कि इस वीक आपका ये खत्म हो जाए, 2 क्लासेस में हम बाकी स्लाइड्स कवर करेंगे। तो लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। एनी क्वेश्चंस? सर वो चीज रिपीट कर दे जो आप इससे पहले बता रहे थे कि डिफ्यूजर था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसमें सब जो आपने कहा था कि सुपरसोनिक फ्लो सबसोनिक की तरह बिहेव करता है जब आपका ये स्लाइड या इंटरप्ट ये स्लाइड, सर इससे आगे, सर उससे अगली साइड पे, ये वाली? नो वो सर इससे आगे और आगे? इससे आगे आगे तो इक्वेशंस है। ये सर इसमें, ये सर इसमें, सर इससे पिछले वाली डेरिवेशन से पहले सर 24 स्लाइड जो है 24 स्लाइड सर, पे इसमें आप बता रहे थे सर थी इसी में आप बता रहे थे कि फ्लूइड क्या कहते हैं सबसोनिक और सुपरसोनिक एक जैसे बिहेव करते हैं। नहीं, मैंने ये तो मेरा नहीं ख्याल मैंने बात की थी। इस पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर फ्लूइड लेट से 0 से स्टार्ट हुआ, स्टेशनरी फ्लूइड है, वो स्पीड अप हो चुका है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है लेट से, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लेट से 1 है। अब
ट्रेडिशनली स्टैग्नेशन कंडीशंस हम किस तरह कहते हैं? हम इस तरह कहते हैं कि जब मैं एक चलती हुई चीज को स्टेशनरी करूंगा ना, तो तब उसका जो प्रेशर टेम्परेचर होगा वो स्टैग्नेशन कंडीशंस होंगी। तो इसको अगर मैंने स्टेशनरी करके उसकी वैल्यूज देखनी है, उसके बजाय मुझे पता है ऑलरेडी ये इसी स्टेट से स्टेट में आया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो मैं बजाय इसमें पढ़ूं कि इसको मैं पता नहीं जब स्टॉप करूंगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, वो वही होगी जब ये इनिशियली स्टेशनरी था, तब इसका जो प्रेशर था, डेंसिटी थी और टेम्परेचर था, वही स्टैग्नेशन वैल्यूज है। इस स्लाइड का मकसद ये था। ठीक है, Yes. और एनी अदर क्वेश्चन? सर इससे पिछली स्लाइड पे जाइएगा। और पीछे? हेलो, हाँ जी, पीछे जा रहा हूँ। विच स्लाइड? हेलो, सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट। ये वाली? हेलो मुझे आवाज आ रही है आपकी। सर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट जो आपने एक्सप्लेन किया था ना, जिसमें सुपरसोनिक आवाज कट रही है अब। इससे नेक्स्ट इससे नेक्स्ट ये हो गई। सर 23 स्लाइड। 23 ये हो गई। इसमें क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? सर आई थिंक ये वो वाला पूछ रही है जो आपने बताया था ना कि सुपरसोनिक और सबसोनिक में नोजल डिफ्यूजर बन जाता है, वो वाला। अब वो तो हम पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था, वो इसमें है। सर वो रिपीट कर दें। ये क्वेश्चन हमें सिंपली ये बताती है सिंपली कि जब मार्क नंबर लेस देन 1 होगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के साइन ऑपोजिट होंगे। यानी अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो में। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या हो रहा है कि मार्क नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये माइनस हो गया और ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी, तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो सुपरसोनिक फ्लो में ये होता है कि जब एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी भी कम होती है। इसमें हमने फर्दर मोर ये प्रूव किया है, इस इक्वेशन से पहले हमने ये देख लिया था कि मार्क नंबर 1 सिर्फ तब होगा जब एरिया या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। फिर हमने फर्दर मोर इसको एनालाइज किया था कि एरिया इसमें मार्क नंबर 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम सबसोनिक फ्लो डालेंगे तो मजीद स्लो डाउन होगा, अगर सुपरसोनिक डालेंगे तो मजीद तेज होगा, तो मार्क नंबर कभी 1 अचीव नहीं करेगा। इसमें अगर सबसोनिक फ्लो आएगा तो वो स्पीड अप होगा, तो वो मार्क नंबर 1 हो सकता है, और अगर सुपरसोनिक डालेंगे तो वो स्लो डाउन होगा और हेंस वो मार्क नंबर 1 अचीव कर सकता है। ये दोनों बातें थी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का एक बार बता दें।
एडियाबैटिक मींस कि जो भी हमारा सिस्टम है ना उससे हीट एस्केप नहीं कर पा रही। ओके तो सर जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट कैसे ट्रांसफर करेगी? एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, और हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि जब कंप्रेशन एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, बट वो फ्लूइड इतनी तेजी से फ्लो कर रहा होता है कि जो हीट ट्रांसफर होनी है ना वो बहुत कम हो पाती है, क्योंकि वो फ्लूइड इतनी तेजी से गुजर जाता है उस पॉइंट से। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया एडियाबैटिक। मजीद हम कहते हैं देयर आर नो फ्रिक्शनल लॉसेस, यानी वो उसमें कोई लॉसेस नहीं है। तो जब हम कहते हैं एडियाबैटिक प्लस फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, तब हमारा प्रोसेस बनता है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक के लिए दो कंडीशंस हैं, एडियाबैटिक प्लस नो एंट्रोपी जनरेशन, और एंट्रोपी जनरेशन मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन होती है। मतलब क्या सर वो नहीं होता, आइसोथर्मल नहीं होता, लेकिन हीट ट्रांसफर इतनी वो नेग्लिजिबल होती है कि हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर नहीं, देते हैं। आइसोथर्मल नहीं, आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल तो वो होता भी नहीं। ठीक, सही, मुझे समझ आ गई। हाँ, इट्स नॉट आइसोथर्मल, इट्स आइसेंट्रोपिक, और आइसेंट्रोपिक के लिए वो एडियाबैटिक भी होना चाहिए और उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस। एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। हाँ एग्जैक्टली। और कुछ चलो एंड कर दूं सेशन। यस सर, एंड कर दो। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।